जुंको फिरुता एक 17 साल की लड़की जो पढ़ाई में होशियार, लोगों से मिलनसार, दिखने में सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक दिन आइडियल सिंगर बने। तो ऐसा क्या हुआ उस 17 साल की मासूम बच्ची के साथ, जिससे जापान के किशोर अपराध कानून में बदलाव करना पड़ा। और साथ ही हम ये जानेंगे कि कैसे कुछ इंसान ना कहलाए जाने वाले लोगों ने जुंको को शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का शिकार बनाया। मैं हूं आपका होस्ट सुमित और काइंड वर्ड्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो कहानी शुरू होती है जापान की राजधानी टोक्यो से। 23 जनवरी 1989 को जापान की पुलिस टोक्यो से कुछ दूर आयासे नाम की एक जगह से दो लड़कों को एक 19 साल की लड़की के साथ रेप के जुर्म में गिरफ्तार करती है, जिनके नाम थे हिरोशी मियानो और जो ओगुरा। जब पुलिस दोनों की कुंडली खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों जापान की खतरनाक गैंग याकुजा के जूनियर मेंबर है और इन पर पहले से ही कई छोटे मोटे क्राइम के आरोप भी है। यह छानबीन ऐसे ही चलती रहती है और करीब 2 महीने बीत जाते हैं। 29 मार्च 1989 को जापान की पुलिस को इनके घर से एक महिला का अंडरवेयर मिलता है। तो पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला करती है। इसके बाद पुलिस दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ करती है, मगर दोनों ही अपना मुंह नहीं खोलते। पुलिस को याद आता है कि अयासे में ही 4 महीने पहले एक महिला और उसके 7 साल के बच्चे का मर्डर हुआ था। तो कहीं इस मर्डर में भी इन दोनों का हाथ तो नहीं। इसलिए पुलिस अंधेरे में एक तीर मारती है और मियानो से कहती है कि हमें पता है तुमने किसी का मर्डर भी किया है। पुलिस की ये बात सुनकर मियानो घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसके दोस्त जो ओगुरा ने सब कुछ बता दिया है। पुलिस की ये ट्रिक काम कर गई और थोड़ी देर बाद मियानो टूट जाता है और वह बता देता है कि हाँ, उसने एक मर्डर भी किया है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पूछताछ तो बलात्कार की चल रही थी। और फिर पुलिस टोक्यो में ही कोटो नाम की एक जगह पर पहुंचती है। यह जगह समुद्र के किनारे थी। कुछ देर बाद पुलिस को एक बड़ा सा ड्रम मिलता है जो सीमेंट और कंक्रीट से भरा हुआ था। पुलिस क्रेन द्वारा इस 305 किलोग्राम के ड्रम को उठाती है। वो ड्रम के कंक्रीट को तोड़ा जाता है। में से एक लड़की की लाश निकलती है। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, उसका चेहरा पहचान पाना भी नामुमकिन था। फिर पुलिस बॉडी की फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान करने की कोशिश करती है और जब पहचान सामने आती है तो पुलिस दंग रह जाती है, क्योंकि ये वो लाश थी नहीं जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही थी, बल्कि ये लाश थी जुंको फुरुता की। जुंको का जन्म 18 जनवरी 1971 को मिसाटो साइटामा में हुआ था। वह पढ़ने में बहुत होशियार लड़की थी। अक्टूबर 1988 से वह एक प्लास्टिक मॉडलिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। इसके अलावा वह अगले ही साल एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर फुल टाइम जॉब भी करने वाली थी। इसी स्कूल में हिरोशी मियानो भी पढ़ता था। वो जुंको को मन ही मन चाहने लगा था और वो मन ही मन जुंको को पसंद भी करता था। मियानो ने जुंको को डेट के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन जुंको ने साफ मना कर दिया, क्योंकि जुंको जानती थी कि वो किस टाइप का लड़का है। जुंको के इनकार से मियानो को गुस्सा आया, क्योंकि उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। सभी लोग जानते थे कि वो याकुजा गैंग का मेंबर है, तो सभी उससे डरते भी थे। उसे कोई किसी बात के लिए मना नहीं करता था। जुंको का इनकार उसके दिल में बैठ गया और उसने बदला लेने की ठान ली। 25 नवंबर 1988 की शाम हिरोशी मियानो अपने दोस्त नोबुहारो मिनाटो के साथ मोपेड पर मिसाटो साइटामा में घूम रहा था। उनका यही काम था कि कोई अकेला मिले, उसे बंदूक या चाकू की नोक पर डरा के उससे पैसे छीन ले, या कोई अकेली लड़की मिले तो उसका फ़ायदा उठा ले। रात 8:30 बजे जुंको अपनी पार्ट टाइम जॉब करके साइकिल से अपने घर जा रही थी। इत्तेफाक से मियानो भी उसी इलाके में घूम रहा था जहाँ से जुंको गुजरा करती थी। मियानो जुंको को देख लेता है। मियानो के कहने पर नोबुहारो मिनाटो भागकर जुंको को धक्का दे देता है, जिससे जुंको गिर जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मियानो वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि रात का वक्त है, हो सकता है वह दोबारा तुम पर हमला कर दे, इसलिए चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्योंकि मियानो भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें जुंको पढ़ा करती थी, और जुंको मियानो की इस बात में आ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो जुंको को एक खाली गोदाम में ले जाता है और जुंको को अपनी असलियत बता देता है कि कैसे उसी के कहने पर नोबुहारो मिनाटो ने जुंको को
धक्का दिया। इसके बाद म्यानो चाकू की नोक पर जुंको से कहता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। म्यानो की ये बात सुनकर जुंको बहुत डर जाती है। इसके बाद म्यानो जुंको का बलात्कार करता है। फिर वह जुंको को बाहर लेकर जाता है और 9:50 पर वह एक टैक्सी करता है और उस टैक्सी से वह उसे पास के एक होटल में लेके जाता है और वहाँ भी जुंको का बलात्कार करता है। जब उसका मन भर जाता है तो वह अपने दो दोस्तों को फ़ोन करके बुलाता है, जिनके नाम जो ओगुरा और यशुशी वटनाबे था, और जो भी उसने जुंको के साथ किया है वह उन्हें बड़े शान से बताता है। ये सुनकर जो ओगुरा कहता है कि अभी उसे छोड़ना मत, हम अभी आते हैं। इसी में 25 नवंबर का दिन बीत जाता है। 26 नवंबर 1988 को सुबह सुबह वह जुंको को एक पार्क में लेकर जाते हैं, जहाँ पहले से ही उसके 3 दोस्त मौजूद थे। उन्होंने जुंको के नोटबुक से उसके घर का नंबर भी निकाल लिया था और उससे कहा कि हमें पता है तुम्हारा घर कहाँ है। अगर भागने की कोशिश की तो हमारे गैंग वाले तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। ये सुनकर जुंको और भी डर जाती है। फिर वो चारों जुंको को अयासे डिस्ट्रिक्ट के एक घर में लेकर जाते हैं और वहाँ उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं। वो घर नोबुहारो मिनाटो का था, मगर उसके माँ बाप काम की वजह से घर के बाहर ही रहते थे। वह कभी कभी ही घर आते थे। उधर जुंको के माँ बाप परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी घर नहीं लौटी थी। उन्होंने जुंको को हर जगह तलाश कर लिया था, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और 26 नवंबर का दिन बीत जाता है। 27 नवंबर 1988 को जुंको के माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। उधर म्यानो और उसके दोस्तों को जैसे ही पता चला कि उसके माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है, तो उन्होंने जुंको को डरा धमका कर उससे उसके घर वालों को ये बुलवा दिया कि वह उसके दोस्त के घर आई है और वह बिल्कुल ठीक है, तो वह अपनी कंप्लेन वापस ले ले। और जुंको के घर वालों ने ऐसा ही किया, उन्होंने वह कंप्लेन वापस ले ली। अब म्यानो और उसके दोस्तों को खुली छूट मिल गई थी। मिनाटो का वो घर जिसमें जुंको को रखा गया था, वो घर उनके अय्याशी का अड्डा बन गया। इस घर में मियानो और याकुजा गैंग के मेंबरों का आना जाना शुरू हो गया। जब जो आता जुंको के साथ बलात्कार करता। जब मिनाटो के माँ बाप घर पर होते तो वह जुंको को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह पेश आने को बोलते। जुंको भी वही करती, मगर कुछ वक्त के बाद उसके माँ बाप को भी पता चल गया कि यहाँ क्या चल रहा है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें पता था कि मियानो याकुजा गैंग का मेंबर है, दूसरा मिनाटो भी इस जुर्म में शामिल था, इसलिए वह चुप रहे और धीरे धीरे जुंको पर जुर्म बढ़ता रहा। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए और इस 7 दिनों में जुंको के साथ 100 से भी ज्यादा बार बलात्कार हुआ। ना तो उसे खाना देते थे, ना पानी। पूरे दिन उसे नंगा रखा जाता था और याकुजा गैंग के मेंबरों के सामने भी उसे नंगा ही लाया जाता था और उसे बुरी तरह पीटा जाता। उसे जबरदस्ती बहुत सारी दारू पिलाई जाती, एक साथ 2-2 3-3 सिगरेट पिलाई जाती। दिसंबर की जमा देने वाली ठंड में भी उसे बिना कपड़ों के रखा जाता। इसके बाद भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। 9वें दिन जैसे तैसे जुंको फोन के पास पहुंच जाती है और पुलिस को कॉल भी लगा देती है, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले म्यानो वहां पहुंच जाता है और कॉल कट कर देता है। पुलिस कॉल रिटर्न भी करती है, लेकिन म्यानो फोन उठाकर बोल देता है कि वह कॉल गलती से लग गया था। और फिर म्यानो को जुंको पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे बुरी तरह पीटने लगता है। म्यानो सिगरेट लाइटर के तेल को जुंको के ऊपर धीरे धीरे डालने लगता है और उसे जलाने लगता है ताकि वह भाग ना सके। 16वें दिन 2 और लड़के आते हैं और वो भी जुंको का बलात्कार करते हैं, लेकिन उसमें से एक लड़का अपने भाई को सब बता देता है और उसका भाई अपने माँ बाप को सब बता देता है और उसके माँ बाप पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। पुलिस आती है, पर उस दिन नोबुहारू मिनाटो के माँ बाप घर पर ही थे और वह पुलिस को बता देते हैं कि नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई लड़की नहीं और यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर पुलिस वापस चली जाती है। दिन बीतते गए, लेकिन जुनको पर हो रहा जुर्म कम नहीं हुआ। कभी कभी तो एक दिन में उसके साथ 12 अलग अलग लोग बलात्कार करते। उसे पूरे दिन पीटा जाता। जुंको के दोनों हाथ ऊपर बांधकर उसके पेट में पंचिंग बैग की तरह लात घुसे बरसाए जाते और यह तब तक मारते जब तक कि उसके मुंह से खून ना आ जाए, जिसकी वजह से उसके नाक में बहुत सारा खून भी जम गया था। वह नाक से सांस भी नहीं ले पाती थी, वह मुंह से सांस लेती थी। सिगरेट पीने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से सिगरेट को बुझाया जाता। मोमबत्ती को जलाकर उसके गर्म मोम को उसके पूरे शरीर पर धीरे धीरे गिराया जाता है जब तक कि मोमबत्ती खत्म ना हो जाए।
उन्होंने लाइटर से जुंको की आंखों की पलकों तक को जला दिया था। उसे जबरदस्ती कॉकरोच खिलाया जाता और उसे खुद का पेशाब पीने पर मजबूर किया जाता। इसके अलावा उन्होंने उसके लेफ्ट ब्रेस्ट के कुछ पार्ट को भी काट दिया था। उसके पूरे बदन में सुई चुभोई जाती। इसके बाद भी उनका जुर्म कम नहीं हुआ। वह जुंको के प्राइवेट पार्ट में कभी लोहे की रोड, कभी बोतल, कभी कैंची और एक बार तो उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ बल्ब घुसा दिया था। पता नहीं जुंको कैसे ये सब सहन कर रही थी। शायद ही उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा होगा जहां चोट न लगी हो। 30वें दिन आते आते जुंको का चलना फिरना भी बंद हो गया था। वह रेंग रेंग कर बाथरूम जाती थी। 100 लोगों ने अलग अलग 400 से ज्यादा बार उसका बलात्कार किया था। लगातार टॉर्चर के बाद उसके ब्लेडर ने भी कंट्रोल खो दिया था। कई बार उसके बाथरूम जाने से पहले ही उसका बाथरूम निकल जाता। उसके शरीर ने खाना पचाना भी बंद कर दिया था। वह पानी भी पीती तो वह बाहर आ जाता। इसके लिए भी उसे पीटा जाता। कई बार जुंको ने उनसे अपनी मौत की भीख मांगी, मगर उन दरिंदों ने उसे मौत भी ना दी। वक्त के साथ साथ जुंको के जख्मों में पस बनने लगा, जिससे उन चारों का इंटरेस्ट उससे हटने लगा, क्योंकि उसका शरीर बदबू मारने लग गया था। मगर उन्हें हवस मिटाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तो वो चारों 27 दिसंबर 1988 की रात को जुंको को मिनाटो के घर पर ही छोड़कर बाहर निकलते हैं। रात करीब 2:30 बजे के आसपास एक 19 साल की लड़की को चाकू के दम पर किडनैप करते हैं और होटल लेके जाते हैं और उसका भी गैंग रेप करते हैं। मन भरते ही उसे छोड़ देते हैं। ये वही लड़की थी जिसके रेप के इल्जाम में मियानो और ओगुरा को पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था। इसी में 1988 का साल बीत जाता है। 1989 का नया साल आ जाता है। मियानो और उसके दोस्त नया साल बनाने के लिए बाहर जाते हैं। इधर जुंको अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। 4 जनवरी 1989 को मियानो महाजोंग सोलिसिटर नाम के एक गेम में बहुत सारे पैसे हार जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा था। उसके बाद वो मिनाटो के घर पहुंचता है और इस हार का गुस्सा वह जुंको पर निकालने लगता है। वह उसे बुरी तरह पीटता है। इसके बाद वे सब जुंको के ऊपर लात घूंसे बरसाते हैं। जुंको का पूरा चेहरा सूजा पड़ा था, फिर भी वे उसके चेहरे पर गरम गरम मोमबत्ती की मोम धीरे धीरे गिरा रहे थे। उसके बाद वह जुंको को जमीन पर लेटाकर कभी उसके पेट पर डंबल फेंकते, कभी उसके पैर पर और कभी उसके हाथ पर। उसके बाद मियानो थोड़ा थोड़ा करके उसके पूरे शरीर पर लाइटर का तेल डालने लगा और उसे धीरे धीरे जलाने लगा। उस रात करीब 2 घंटों तक उन चारों ने जुंको के साथ दरिंदगी की। शुरुआत में जुंको ने इन सब का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उसके शरीर ने वो करना भी छोड़ दिया। वह जिंदा लाश बन चुकी थी। ये सब करने के बाद उन्होंने जुंको को वहीं छोड़ दिया, मगर उस रात मियानो ने तेल कुछ ज्यादा ही डाल दिया था। अगले दिन जब वे दरिंदे याकुजा गैंग के साथ घूम रहे थे, तो मिनाटो का भाई जो कि घर पर ही था, उसे भी जुंको के बारे में सब पता था। उसने कॉल करके उन चारों को बताया कि जुंको कल से ही ऐसी पड़ी है, लगता है वो मर गई। ये सुनकर वो चारों भागते हुए मिनाटो के घर पहुंचते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि जुंको मर चुकी है। उसके बाद वे चारों लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। वे चारों मिलकर बॉडी को 2 कंबल में लपेटते हैं और एक बड़े से बैग में रखकर चारों तरफ टेप लपेट देते हैं। जिसके बाद वो 55 गैलन का एक तेल का खाली ड्रम ढूंढते हैं और उस ड्रम में इस बैग को रखकर उस ड्रम को सीमेंट और कंक्रीट डालकर उस ड्रम को पैक कर देते हैं। रात करीब 8 बजे वह इस ड्रम को एक ट्रक में लोड करते हैं और कोटो टोक्यो की ओर चल पड़ते हैं। क्योंकि कोटो एक समुद्री इलाका है, उनका प्लान था कि इस लाश को समुद्र में फेंक देंगे, लेकिन उसके पहले ही उन्हें एक सुनसान इलाका दिखता है जहां वो इस ड्रम को फेंक देते हैं और निकल जाते हैं। बाकी आगे की कहानी आप सबको मालूम ही है। जब ये कहानी पुलिस के सामने आई तो पूरी पुलिस फोर्स हिल जाती है। यकीन कर पाना मुश्किल था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हिरोशी मियानो और जो ओगुरा की गवाही पर बाकी 2 और को गिरफ्तार किया जाता है, नोबुहारो मिनाटो और यशुशी वटनाबे। चारों नाबालिग थे, इसलिए चारों की पहचान दुनिया वालों से छुपाई गई थी और ना ही इनको मैक्सिमम सजा फांसी दी जा सकती थी। कोर्ट में इन्हें ABCD के नाम से पेश किया गया था। मगर ये कहानी शुकान गुनशुन मैगजीन के एक पत्रकार ने सुन ली, तो उसने सीधा इन चारों का नाम फ्रंट पेज पर छाप दिया और कहा कि इन चारों दरिंदों ने जो किया है वो किसी हैवानियत से कम नहीं है, इसलिए इन्हें किसी भी ह्यूमन राइट्स का कोई भी अधिकार न दिया जाए, चाहे हमारा कानून कुछ भी कहे।
इसके बाद जब ये कहानी पूरे जापान और पूरी दुनिया में फैलती है तो सभी दंग रह जाते हैं। जब ये कहानी जुंको की माँ ने सुनी तो उनकी दिमागी हालत बिगड़ जाती है। बॉडी मिलने के 3 दिन बाद 2 अप्रैल 1989 उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है। जिस स्कूल में जुंको थी उसके प्रिंसिपल ने जुंको को बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए भी ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी। जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जुंको ग्रेजुएशन के बाद काम करने वाली थी, उस शॉप के ओनर ने जुंको को वो यूनिफॉर्म भेंट की जिसे पहनकर वह काम करने वाली थी। उस यूनिफॉर्म को जुंको के ताबूत में ही रख दिया गया। अगर उसके साथ ऐसा ना हुआ होता तो अगले दिन 3 अप्रैल 1989 को जुंको की जॉब का पहला दिन होता। जुलाई 1990 में टोक्यो की लोअर कोर्ट ने मियानो, जो कि क्राइम का लीडर था, उसे 17 साल और बाकी 3 जो ओगुरा, नोबुहारो मिनाटो और यशुशी वटनाबे को 6-6 साल की सजा सुनाई गई। उन चारों ने इसे टोक्यो हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया, पर हाई कोर्ट जज ने तीनों की सजा को बढ़ाकर मियानो की 20 साल और बाकी तीनों की 3-3 साल बढ़ाकर 9 साल कर दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं जो जुंको के दर्द को बयां कर सके। इसके बाद उन 2 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया जो मिनाटो के घर जाकर बिना चेक करे वापस लौट आए थे। बाद में जुंको के ऊपर कई किताबें लिखी गई, मूवीज भी बनी। कोटो जापान में जहाँ जुंको की बॉडी मिली थी वहाँ एक मेमोरियल बनाया गया। उस पूरी जगह को वाकासु पार्क के नाम से जाना जाता है। आप आज भी उस पार्क को देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जुंको की दर्द भरी कहानी। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी आपको किसके ऊपर सुननी है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।